Assalamu alaikum dear students. As you are aware of the point that we have started a discussion on the solution of ETA past papers. So today we are going to have discussion on the past paper of 2018. Students, मैं हमेशा अपने जो मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे होते हैं मैं उनको तीन चीज़ों के बारे में हमेशा बताता हूँ. अगर ये तीन चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आई एश्योर यू कि आप ईटा को बड़े इजीली क्वालिफाई कर सकेंगे. और अगर इन तीनों में से आपका कोई भी पॉइंट वीक होगा तो फिर आपके लिए जो है वो क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल बन जाएगा. द फर्स्ट थिंग इज़ नोट्स मेकिंग. आपके अगर अपने नोट्स होते हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं. हमारे स्टूडेंट्स में अक्सर जो है वो ये नाराज़गी आप कह सकते हैं लेथार्जिक होते हैं बजाय इसके कि वो अपने नोट्स बनाएं. कभी एक बंदे के पीछे जाते हैं कि मुझे नोट्स दे दे और कभी दूसरे बंदे के पीछे जाते हैं कि मुझे नोट्स दे दे. नहीं यार, हर एक बंदा जो नोट्स बनाता है वो अपने माइंड सेटअप के मुताबिक बनाता है. हो सकता है कि कोई पॉइंट उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो और उसने उसके बारे में सिर्फ एक पॉइंट लिखा हो और वही पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो. तो ये याद रखिए कि आपके अपने नोट्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए. और आपने दो किस्म के नोट्स बनाने हैं, लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स. अब इनके जो है वो अपने अपने फ़वाइद हैं. अगर आपको नोट्स बनाने का तरीका नहीं आता है तो यूट्यूब पे जो मैंने नोट्स मेकिंग के बारे में वीडियो दी है आप ज़रूर उसको देखें. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रिवीजन. जिस बंदे की रिवीजन जितनी ज़्यादा होगी उतना उस बंदे की क्वालिफाई होने के चांसेस ज़्यादा होंगे. आपको कम अज़ कम 50 to 60% अपना टाइम जो है वो रिवीजन पे फोकस करना चाहिए. हमारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि बजाय इसके कि वो रिवीजन पे फोकस करे वो हमेशा नई चीज़ों के पीछे लगे होते हैं. तो आपने नई चीज़ों के पीछे जो है वो नहीं लगना होता है, बल्कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या करें, आप जो है वो रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें. सो द स्ट्रांगर यूर रिवीजन इज़, उतना जो है वो आपका फ़ायदा ये होगा कि आप उस पॉइंट को जो है वो बड़े आसानी से अपने जहन में ला सकेंगे. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ पास्ट पेपर्स. आपके हमारे मुल्क में ये हाल है कि अक्सर औकात जो है वो टीचर्स बजाय इसके कि वो नई चीज़ों पे फोकस करे वो पास्ट पेपर्स को उठाते हैं और उन्हीं पास्ट पेपर्स के बेस पर जो है वो बाकी जो पेपर्स होते हैं वो बनाते हैं. तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि पास्ट पेपर्स को भी जो है वो ज़रूर कवर करें. तो पॉइंट नंबर 1 इज़ नोट्स मेकिंग, पॉइंट नंबर 2 इज़ रिवीजन एंड पॉइंट्स नंबर 3 इज़ पास्ट पेपर्स. तो 2019 का पेपर ऑलरेडी हम कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से बहुत खुश थे. तो आज जो है वो हम 2018 का पेपर करते हैं. 2018 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, आई एम अफ्रेड वी हैवंट गॉट डैश शुगर फॉर मेकिंग टी. पॉइंट नंबर 1, आपके पास जो है वो इसमें जो है वो 4 ऑप्शंस आए हैं. आपके पास आया है सम, आपके पास आया है एनी, आपके पास आया है नो और आपके पास आया है प्लेंटी. अब पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपके पास ऑलरेडी आया है वी हैवंट गॉट. तो जब भी आपके पास हैवंट आया है तो आप दोबारा से उसके साथ नो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसके साथ नो को यूज़ करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो है वो डबल नेगेटिव को यूज़ किया है और रूल के मुताबिक आप डबल नेगेटिव को यूज़ नहीं कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है प्लेंटी. प्लेंटी का मतलब होता है एज मच एज नेसेसरी, यानी हमें जितने शुगर की ज़रूरत है वो हमारे पास मौजूद है. लेकिन वो हमसे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास तो शुगर मौजूद नहीं है, वी हैवंट गॉट. अब हैवंट का मतलब ये क्या है, ये चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास गलत है. ये सम और एनी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग के पेपर में ये सम और एनी वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा आता है. सम और एनी में डिफरेंस क्या है, अगर आपके पास सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप उसमें सम लगाएंगे, और अगर आपके पास सेंटेंस नेगेटिव है या सेंटेंस आपके पास इंट्रोगेटिव है तो आप उसमें एनी लगाएंगे. फिर से सुने, अगर सेंटेंस आपके पास पॉजिटिव है तो आप उसमें सम लगाएंगे, और अगर सेंटेंस आपके पास नेगेटिव है या सेंटेंस आपके पास इंट्रोगेटिव है तो आप उसमें एनी लगाएंगे. फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ कि आई नीड डैश शुगर, इस तरह मैं कहूँ कि आई डू नॉट नीड डैश शुगर, और मैं कहूँ कि डू आई नीड डैश शुगर. अब यहाँ पर हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं. सेंटेंस नंबर 1 चूँकि हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव में सिंपल डिफरेंस ये होता है कि पॉजिटिव में नॉट नहीं होता और नेगेटिव में आपके पास नॉट आ जाता है. तो जिस सेंटेंस में नॉट होता है हम उसे नेगेटिव कहते हैं,
तो इस वजह से सेंटेंस नंबर 1 में हम कहेंगे कि आई नीड सम शुगर, आई डू नॉट नीड एनी शुगर एंड डू आई नीड एनी शुगर। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आया है वी हैवंट गॉट, सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव है, इस वजह से इसमें हम नेगेटिव के साथ क्या लगाएंगे, शाबाश, नेगेटिव के साथ हम एनी लगाएंगे। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आई एम अफ्रेड वी हैवंट गॉट एनी शुगर फॉर मेकिंग टी। देन नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है दैट इज सेंटेंस नंबर 14, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, उसमें आपके पास आंधी वगैरह भी होती है, तो हम उसे कैट्स एंड डॉग्स कहते हैं। अब आप ये ना सोचें कि ऊपर आसमान से जो है वो बिल्ली और कुत्ते जो है वो गिर रहे हैं, सही है, बल्कि ये आपके पास इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है बहुत तेज़ बारिश। सो देयर आर डैश कार्स ऑन द रोड। अच्छा, अब इसमें आपके पास जो है वो पहले हम डिस्कस करते हैं अ बिग नंबर ऑफ। तो अ बिग नंबर ऑफ को हम यूज़ करते हैं पीपल के लिए। जब हमारे पास लोग होते हैं, लोग, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए यूज़ करते हैं अ बिग नंबर। अ ग्रेट डील ऑफ, तो इसको हम जब किसी अमाउंट के लिए यूज़ करते हैं, अमाउंट के लिए, या आप ऐसा कंसिडर करें कि अगर हमारे पास जो है वो क्वांटिटी आती है तो हम उसके लिए अ बिग नंबर ऑफ यूज़ करते हैं, और अगर हमारे पास अ ग्रेट डील ऑफ आता है तो उसको हम जो है वो अमाउंट के लिए यूज़ करते हैं। अब पॉइंट आपके पास क्या है, आपके पास है फ्यू और अ फ्यू, और यहाँ पर आपके पास एक और भी पॉइंट है दैट इज लिटल एंड अ लिटल। फ्यू, अ फ्यू, लिटल एंड अ लिटल। अब स्टूडेंट्स याद रखें, लिटल और अ लिटल को आप यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, जबकि फ्यू और अ फ्यू को आप यूज करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ। यानी जिस चीज को आप काउंट कर सकते हैं आप उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिस चीज को आप काउंट नहीं कर सकते हैं हम उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के दरमियान डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल डिफरेंस बताऊंगा, और वो ये कि जिन चीज़ों को आप अपने फिंगर टिप्स पे, अपने उंगली के टिप्स पर काउंट कर सकते हैं हम उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 1 2 3 4, ये हमारे पास काउंटेबल बन जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल शुगर आ जाए तो मैं ये नहीं कह सकता कि 1 शुगर 2 शुगर 3 शुगर, नहीं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो है वो गलत बन जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास अनकाउंटेबल होगा। अब लिटिल और अ लिटिल को हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जबकि फ्यू और अ फ्यू को हम क्या करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। अब लिटिल और अ लिटिल को हम यूज़ करते हैं कि वो चीज़ें जो कि सफिशेंट ना हो, जो कि बहुत ज़्यादा कम होती हैं, और जबकि अ लिटिल और अ फ्यू को हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए जो कि सफिशेंट हो। नॉट सफिशेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कम या जिससे हमारा काम नहीं होता हो, और लिटिल का और सफिशेंट का मतलब होता है कि वो चीज़ इतनी होती है कि उससे काम होता हो। अब देखिए, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सो को याद रखिए, सो को हम हमेशा इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। इफेक्ट का मतलब यह है कि इसकी वजह से, अगर आप खुद सोचें, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है तो आपके ख्याल से रोड पर गाड़ियाँ ज़्यादा होगी या कम होगी, जी शाबाश, कम होगी। तो अगर कम होगी वो हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉट सफिशिएंट बन जाएगा। तो नॉट सफिशिएंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाँ शाबाश, फ्यू यूज़ करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा सो देयर आर फ्यू कार्स ऑन द रोड टुडे। फ्यू इस वजह से क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है तो लोगों की जो गाड़ियाँ होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी। Then coming towards MCQs number 24, I had an unexpected guest today. My dash was dash my old classmate. अच्छा, यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, सही है। MCQs नंबर 3 जो आपके पास है, इसमें याद रखें, अगर पहले पार्ट में आपके पास हेड आ जाए तो हेड हमारे पास पास्ट परफेक्ट की निशानी होती है, तो दूसरे हिस्से में भी आपने क्या लगाना है, पास्ट लगाना है। पॉइंट नंबर 1 तो ये बन गया है। अब हमारे पास इस गलत बन जाएगा, बल्कि हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा होगा, वाज, क्योंकि वाज हमारे पास पास्ट की निशानी है। फिर से सुने, ये भी आप लोग के पास पेपर्स के एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आया है कि अगर सेंटेंस के एक हिस्से में हेड आया है यानी पास्ट परफेक्ट आया है तो ये ज़रूरी है कि दूसरे हिस्से में भी आपके पास पास्ट टेंस ही आएगा, चाहे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं,
लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इसके साथ पास्ट टेंस को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को आप सुने, आपके पास जो है वो क्या है, आपके पास 4 जेंडर्स हैं। एक आपके पास है मैस्कुलिन, दूसरा हमारे पास है फेमिनिन, तीसरा हमारे पास है कॉमन, और चौथा हमारे पास है न्यूटर। अब मैस्कुलिन के लिए, जिसको हम मेल कहते हैं, उसके लिए हम ही यूज़ करते हैं। जो हमारे पास फेमिनिन होता है हम उसके लिए शी यूज़ करते हैं। अगर हम कोई ऐसा नाम यूज़ करते हैं जिसमें हम मेल और फीमेल के दरमियान डिफरेंस को नहीं देखते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि माई कज़न इज़ कमिंग, तो आपका वो कज़न मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। इसी तरह आपके पास अगर आप कहते हैं कि आवर टीचर इज़ एब्सेंट, तो आपका जो वो टीचर है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कॉमन। और जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग होते हैं हम उसके लिए क्या करते हैं, इट यूज़ करते हैं। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर हमारे पास आया है गेस्ट, तो गेस्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो एक कॉमन जेंडर है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये हमारे पास जो गेस्ट है ये मेल है या फीमेल है। तो अगर यहाँ पर मैं लगाऊंगा कि ही वाज, तो फिर ये तो हमारे पास मेल बन जाएगा, जबकि हमें पता नहीं है कि ये हमारे पास मेल है या फीमेल है। तो इस तरह यहाँ पर हम फिर शी भी नहीं लगा सकते। तो इस वजह से हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा इट। इट को हम इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। इट को हम क्या कहते हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल का मतलब होता है कि जब आपको किसी पर्सन के जेंडर के बारे में पता ना हो तो आपने फिर उसके लिए इट यूज करना है। अब चूंकि यहाँ पर हमें गेस्ट के जेंडर के बारे में पता नहीं है, इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए, इट वाज माय ओल्ड क्लासमेट। देन कमिंग टुवर्ड्स एमसीक्यूज नंबर 34, शी सेड व्हाट अ लवली ड्रेस इट इज। अच्छा जी, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। पहला पॉइंट तो ये समझे कि ये आपके पास जो वर्ड है ना, वर्ड, अगर मैं यहां पर सेंटेंस लिखूं वर्ड इज योर नेम, यहां पर ये जो वर्ड है इसके बाद क्या आया है, वर्ब आया है, तो ये वर्ड हमारे पास बन जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये वर्ड के बारे में देखिए मैं आपको बता भी चुका हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपके पास 2 किस्म के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा यूसेज, कि आप इस वर्ड को सही इस्तेमाल करें। जिस तरह एमसीक्यूज नंबर 1 और जो 2 हमने किया ये यूसेज के बारे में था। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी आता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये कि आपने मालूम करना है कि ये वर्ड हमारे पास जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या ये हमारे पास एडजेक्टिव है। तो याद रखिए मुख्तलिफ वर्ड्स की मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। जिस तरह यहाँ पर वर्ड के बाद जब वर्ब आ जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं लिखूं कि व्हाट इशू इज ही फेसिंग, अब यहाँ पर वर्ड के बाद क्या आया है, नाउन आया है। इशू हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास नाउन है, तो ये हमारे पास बन जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। फिर तीसरा पॉइंट समझे, अगर सेंटेंस के स्टार्ट में व्हाट आ जाए और सेंटेंस के एंड में वर्ब आ जाए, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह यहां पर आपके पास है व्हाट अ लवली ड्रेस इट इज, व्हाट अ लवली ड्रेस इट इज। अब सेंटेंस के स्टार्ट में क्या आया है, वर्ड, सेंटेंस के एंड में क्या आया है, वर्ब। तो अगर सेंटेंस के स्टार्ट में व्हाट आ जाए और सेंटेंस के एंड में क्या आ जाए, इसके एंड में वर्ब आ जाए, तो फिर ये व्हाट आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। और दूसरा वर्ड आपके पास हाउ भी है। सही है कि अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आपके पास हाउ आ जाए या सेंटेंस के स्टार्ट में आपके पास व्हाट आ जाए तो आप उसे क्या कहेंगे, आप उसे कहेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स हैं, एक हमारे पास व्हाट है और दूसरा हमारे पास हाउ है। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो चूंकि ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हमारे पास जो सेड आया है हम इसको चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड, ठीक है, इसको चेंज कर लेंगे। अब दूसरा पॉइंट समझे, हम इस सेंटेंस से वर्ड को रिमूव कर लेंगे। क्या कर लेंगे, वर्ड को रिमूव कर लेंगे। तो जब हम वर्ड को रिमूव कर लेंगे हमारे पास सेंटेंस क्या बन जाएगा, अ लवली ड्रेस इट इज,
तो अगर आप इस सेंटेंस को ठीक लिखेंगे, ठीक का मतलब ये कि आप इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखेंगे, तो हम कहेंगे कि इट इज अ लवली ड्रेस। इट इज अ लवली ड्रेस। तो इस हमारे पास यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। प्रेजेंट टेंस को हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर लेंगे पास्ट टेंस में। तो इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, शी सेड दैट इट वाज अ लवली ड्रेस। ऑप्शन ए क्यों गलत है? ऑप्शन ए इस वजह से गलत है क्योंकि इसमें जो टेंस है उसको चेंज नहीं किया गया है। ऑप्शन सी क्यों गलत है? शी एक्सप्लेन दैट। अब याद रखें कि आपके पास व्हाट अ लवली ड्रेस इट वाज, इस ऑप्शन में आपके पास गलती ये है कि इन्होंने व्हाट को इस सेंटेंस से रिमूव नहीं किया है। और याद रखिए जब भी व्हाट और हाउ आपके पास एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव आएंगे तो आप इसको ओमिट करेंगे। और ऑप्शन डी में भी हमारे पास यही गलती है कि इसमें इन लोगों ने टेंस को भी चेंज नहीं किया और इसी तरह इसमें व्हाट को भी रिमूव नहीं किया है। MCQs नंबर 44, द टीचर सेड आमना वॉच यूर स्टेप्स। अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे पास वो सेंटेंस होता है जिसमें हम कोई ऑर्डर देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं या किसी किस्म का एडवाइस करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस के पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। और याद रखिए आप हमेशा इसके स्टार्ट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब को यूज करेंगे। अब इसमें आपके पास जो वर्ड सेड आया है, सेड, आप सेंटेंस में देखेंगे कि इसमें ये ऑर्डर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी किस्म का एडवाइस वगैरह कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक आप उसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में जो टीचर है, क्योंकि टीचर नॉर्मली क्या करते हैं, वो रिक्वेस्ट नहीं करता बल्कि वो हमेशा क्या करते हैं, वो आपको ऑर्डर करते हैं। तो आप कहते हैं कि द टीचर ऑर्डर्ड। फिर दूसरा पॉइंट याद रखें, आपके पास जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं और उसमें ये जो इन्वर्टेड कामास आप रिमूव करते हैं, ये ऊपर जो हमने दो कामे लगाए हैं एक साइड पर भी और दूसरे साइड पर भी, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कामास। तो इन्वर्टेड कामास को आप जब रिमूव करेंगे आप इसकी जगह पर जो है वो टू लगाएंगे। तो हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन बन जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड आमना टू वॉच हर स्टेप्स। अब ऑप्शन ए क्यों गलत है, द टीचर आमना दैट। अब मैंने जिस तरह आपको बता दिया है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हम इन्वर्टेड कामास की जगह पर दैट नहीं लगाते बल्कि उसकी जगह पर टू लगाते हैं। ऑप्शन बी क्यों गलत है, द टीचर ऑर्डर्ड आमना टू वॉच यूर स्टेप्स। अब इसमें प्रोनाउन को चेंज नहीं किया गया है। याद रखिए कि हमारे पास जब भी सेकंड पर्सन आएगा तो हम उसको चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारे पास आमना है, इस वजह से हम इसके यूर की जगह पर हर लगाएंगे। तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, द टीचर ऑर्डर्ड आमना टू वॉच हर स्टेप्स। ऑप्शन डी में भी यही गलती है कि यहाँ पर जो है वो जो हमारे पास प्रोनाउन है उसको चेंज नहीं किया गया है। देन MCQs नंबर 54, शी वॉज सिक ऑन द बस। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शन है, एडजंक्ट, डिसजंक्ट, कंजंक्ट एंड एडवर्बियल। अब एडजंक्ट का मतलब होता है कि आप कोई ऐसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत ना हो। वैसे ये MCQs आप लोग के बिल्कुल भी आप लोग के लेवल का नहीं है, ये MCQs जो है वो उनको नहीं देना चाहिए था, लेकिन चूंकि पास पेपर्स में आया है तो ऐसा ना हो कि रिपीट हो जाए। तो इस वजह से आप अपने साथ पॉइंट लिखें कि एडजंक्ट, ADJUNCT, एजेंट का मतलब होता है समथिंग अनएसेंशियल या समथिंग नॉट नेसेसरी। जब आप कोई ऐसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि ज़रूरी ना हो तो हम उसे कहते हैं एडजंक्ट। फिर हमारे पास है डिसजंक्ट। डिसजंक्ट का मतलब, और डिसजंक्ट और कंजंक्ट इन दोनों का मतलब सेम होता है और इसका मतलब होता है यूनाइट करना। एक ऐसा वर्ड जिसके ज़रिए से हम दो सेंटेंसेस वगैरह को या दो वर्ड्स या फ्रेजेस को यूनाइट करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं डिसजंक्ट या हम उसे कहते हैं कंजंक्ट। तो ये डिसजंक्ट और कंजंक्ट इसका ताल्लुक किस चीज़ के साथ है, इस चीज़ का ताल्लुक है कंजंक्शंस के साथ। तो कंजंक्शंस के बारे में ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन होगा। और नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्बियल। अच्छा जी, एडवर्ब और एडवर्बियल का मतलब तकरीबन आप सेम जाने, लेकिन एडवर्ब और एडवर्बियल में फ़र्क क्या होता है कि एडवर्ब एक वर्ड होता है, सही है, और वो सिर्फ एक एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जबकि एडवर्बियल आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और ये सारे सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। एक ऐसा वर्ड जो आपको ये इंफॉर्मेशन दे दे कि एक एक्शन कहाँ पर हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं एडवर्बियल। एक एक्शन कहाँ पर हुआ,
कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। अगर आपको कोई वर्ड इस किस्म के वर्ड का आंसर देता है तो हम उसे कहते हैं एडवर्बियल। अब शी वॉज सिक वेयर, आप यहां पर क्या करें, यहां पर क्वेश्चन लगाए वेयर, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा ऑन द बस। तो ये ऑन द बस आपके पास क्या बन जाएगा, एडवर्बियल बन जाएगा। तो एडवर्बियल या एडवर्ब का आंसर आसानी से फाइंड आउट करने के लिए आप लगाए कि वेयर एन एक्शन हैज हैपेंड, व्हाई एन एक्शन हैज हैपेंड, व्हेन एन एक्शन हैज हैपेंड एंड हाउ एन एक्शन हैज हैपेंड। अगर कोई भी वर्ड आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देता है तो हम उसे एडवर्बियल कहते हैं। देन कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 64, which way shall we go, which way shall we go। देखिए, what car will they give us, दूसरा है which car will they give us, and तीसरा है whose car will they give us। अब ये तीनों आपके पास क्या है, यहाँ पर ये तीनों आपके पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। क्या हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको ज़रा समझे। आपके पास व्हाट, विच और हुज के बाद क्या आया है, नाउन आया है। तो व्हाट, विच और हुज, जब इसके बाद दूसरा वर्ड आपके पास नाउन होगा तो ये आपके पास क्या बन जाएंगे, ये आपके पास बन जाएंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगर इन्हीं तीन वर्ड्स के बाद, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि व्हाट इज he doing, which is the new car, whose is this। अब what, which और whose, इसके बाद हमारे पास दूसरा जो वर्ड आया है वो हमारे पास क्या है, वर्ब है। तो अगर what, which और whose के बाद जो दूसरा वर्ड हमारे पास आया है वो हमारे पास वर्ब है तो फिर ये हमारे पास बन जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो पॉइंट को समझें कि व्हाट, विच और हुज के बाद अगर दूसरा वर्ड नाउन है तो ये हमारे पास बन जाएंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, और अगर व्हाट, विच और हुज के बाद दूसरा वर्ड हमारे पास नाउन है, सॉरी वर्ब है, तो फिर ये हमारे पास बन जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब देखिए, विच के बाद हमारे पास क्या आया है, वे हमारे पास नाउन है, इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन सी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज द राइट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 74, He said to me traitor। अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वो आप कह सकते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है, सही है, क्योंकि इसमें भी जो है वो एक इल्ज़ाम वगैरह लगा रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेट को क्या करते हैं, सेट को जो है वो टोल्ड में चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये पॉइंट भी बता दूँ कि सिर्फ और सिर्फ सेट को आप टोल्ड में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर सिर्फ सेट आया है तो सेट आपके पास सेट ही रहेगा, और अगर आपके पास जो है वो सेट टू आ जाए तो सेट टू को आप टोल्ड में चेंज कर सकते हैं। अब ये सेंटेंस ऑप्शन ए इसमें क्यों गलत है, क्योंकि इसमें जो है वो ट्रेटर हमारे पास जो है वो नाउन है, तो ये हमारे पास जो है वो इसमें टेंस की कोई बात ही नहीं है, और इसमें इन लोगों ने टेंस डाला हुआ है। ऑप्शन बी में भी हमारे पास टेंस की गलती है, और ऑप्शन डी तो इस वजह से गलत है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया ही नहीं है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है, और सिर्फ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम एक्सक्लेम विद लगाते हैं, तो इस वजह से ये गलत होगा। इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, ही कॉल्ड मी अ ट्रेटर। सेट टू को हमने चेंज कर लिया कॉल्ड में, और ट्रेटर चूंकि हमारे पास नाउन है तो नाउन को जब हमारे पास ये कॉमन नाउन आएगा तो हम उससे पहले आर्टिकल को यूज़ करते हैं। इस वजह से एमसीक्यूज नंबर 74 में हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 84, माई मदर ऑफर्ड मी मिल्क बट फॉर माई लाइफ आई कुड नॉट ड्रिंक इट। अब देखिए, ये आपके पास जो है वो असल में वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ कि जिसमें मैंने आप लोगों को 9 टेक्निक्स ऑफ वोकैबुलरी लर्निंग जो है वो सिखाए हैं, तो उसको आप ज़रूर देखें। अब आप लोगों को ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से वोकैबुलरी के बारे में मैं एक पॉइंट आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपके पास एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसकी मीनिंग जो है वो सबसे डिफरेंट होती है, और जो बाकी आपको ऑप्शंस देते हैं वो वन वे और द अदर वे आपके पास सिनोनिम्स होते हैं। तो अगर आपको किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आती है, आप कोशिश करें कि नीचे देखिए कि इसमें से कौन से हमारे पास ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि सिनोनिम्स है। फॉर एग्जांपल आप देखिए,
बिकॉज ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी की वजह से, या फॉर द सेक ऑफ माई लाइफ, या ड्यूरिंग माई लाइफ। अब अगर आप इन तीनों ऑप्शंस को देखते हैं तो इनका आपके पास तकरीबन मतलब सेम ही आता है। तो आपको पता है कि आपके पास यहाँ पर तो बोथ का ऑप्शन है ही नहीं, तो आपने क्या करना है, इन तीनों को आउटवर्डली रिजेक्ट करना है। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन आ जाएगा, हाउ एवर हार्ड आई मे ट्राई, कि जितनी भी ज़्यादा मैं कोशिश कर सकता था लेकिन फिर भी मैं जो है वो नहीं पी सका। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। MCQs नंबर 94, आउट ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटिंग द मैचिंग वर्ड आइटम फॉर पपीज। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमारे पास ग्रुप्स है, ग्रुप्स। अगर हमारे पास फिश होते हैं ना, फिश, उसका जो हमारे पास ग्रुप होता है तो हम उसे कहते हैं स्कूल। यानी एक जगह पर अगर बहुत ज़्यादा फिश जो है वो स्विम कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि स्कूल ऑफ फिश इज़ मूविंग अवे। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पर ये वर्ड आया है कोवी, कोवी, हमारे पास पार्टरिज, आप इस बर्ड को जानते होंगे, हमारे पास अगर पार्टरिज का ग्रुप होता है, अगर बहुत ज़्यादा पार्टरिज को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे जो है वो कौवी कहते हैं। इस तरह ग्रुप, तो आपको पता है कि ग्रुप आपके पास किस चीज़ का होता है, ह्यूमंस का होता है। ये आपके पास जो पपीज़ होते हैं, पपीज़ जो कि कुत्ते के बच्चे होते हैं, सही है, उनका जो हमारे पास ग्रुप होता है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं लेटर। इस तरह आपके पास ये जो गोट वगैरह होते हैं उसका जो ग्रुप होता है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे हर्ट कहते हैं। अगर हमारे पास फ्रॉग्स का ग्रुप आ जाए, फ्रॉग्स, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं आर्मी। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ तक हमने MCQs नंबर 10 जो है वो कर लिए हैं। होपफुली आपको इसका समझ आया होगा और इंशाल्लाह बाकी जो हमारे पास 10 MCQs हैं इसको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।